Hello dear students, welcome to Dakshina E-Classroom, and today now we are going to start the last chapter of your 11th physical chemistry, that is thermodynamics. And after the continuing this chapter we will be studying thermochemistry. ठीक है. So this thermodynamics नाम सुनने से थोड़ा सा भयानक जैसा लगता है कि thermodynamics पढ़ने के लिए मिलेगा. Clear? So please understand this chapter is a bit theoretical. थोड़ा सा theories आपको देखने को मिलेगी. आपको कुछ process के बारे में जो है कुछ चीज़ें नई है तो इसमें time spent ज़्यादा करना होगा आपको. So there are different process, calculations are also there, theories are there. So I think the chapter will be very interesting if you have patience. आपके पास पेशेंस होना चाहिए. अगर पेशेंस है तो ये चैप्टर काफ़ी आसान हो जाएगा. बट आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य के साथ चीज़ों को समझिए. पहले समझिए फिर अप्लाई कीजिए. ठीक है, पहले जो चीज़ें गिवन है उसको समझ लीजिए, देन यू स्टार्ट अप्लाइंग योर माइंड. ठीक है, तभी आप जो है सो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाओगे. क्लियर? ओके. सो बातें करेंगे थर्मोडायनेमिक्स की. जो थर्मोडायनेमिक्स ब्रांच ऑफ साइंस है जहाँ पे यू डील्स विद द चेंज इन एनर्जी. यू डील्स विद चेंज इन एनर्जी. सो थर्मोडायनेमिक्स में क्या है, आप ब्रांच ऑफ साइंस की जगह ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री मोर स्पेसिफिक वेज में बोलो कि यू आर टॉकिंग अबाउट चेंज इन एनर्जी. एनर्जी चेंज कैसे होता है? थर्मोडायनेमिक्स. थर्मो का मतलब हीट. सो वी आर टॉकिंग अबाउट थर्मोडायनेमिक्स. ठीक है, थर्मो का मतलब क्या है? थर्मो का मतलब है हीट. ओके. एंड डायनेमिक का मतलब क्या है? मोशन. यानी कि हीट आपका मोशन में है, हीट ट्रांसफर किया जा रहा है. और इसी फेनोमेना को हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे डिफरेंट प्रोसेस के लिए, डिफरेंट सिस्टम के लिए. क्लियर? ओके. सो बात शुरू करते हैं किससे? कुछ टर्म्स से. हम कुछ टर्म के बारे में पढ़ेंगे. जो बेसिक टर्म्स है ये टर्म आपको हेल्प करेंगे. ठीक है, तो हम लोग कुछ टर्म्स को डिफाइन करेंगे, कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे. टर्म्स इन्वॉल्व्ड. ठीक है, टर्म्स इन्वॉल्व्ड. ओके. सो सबसे पहले जो पहला टर्म इन्वॉल्व होता है वो है सिस्टम, देन सराउंडिंग. सो सिस्टम की बात हम करना चाहते हैं. सबसे पहला जो टर्म है हमारा क्या है? सिस्टम. सिस्टम क्या है इसको आप समझिए अच्छे से. ठीक है, सिस्टम मतलब वो चीज, सिस्टम वो जगह, वो वॉल्यूम. करेक्ट? जिसको आप कंसीडर कर रहे हो अपने स्टडी के लिए. ठीक है, जैसे आपको बेसिक सिंपल एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं कि मान लीजिए जैसे अभी हम लोग पुणे में हैं. सो दिस इज, लेट्स टॉक अबाउट दिस इज पुणे. ठीक है, और मैंने क्या किया, 5 ग्रुप ऑफ पीपल बनाया. और व्हाट आई डिड इज आई सेंट नेम वन ग्रुप ए हियर, इस एरिया में, पुणे की इस एरिया में, इस एरिया में, इस एरिया में, इस एरिया में, एंड द थर्ड दिस. सो हमें क्या करना था? लेट्स टॉक अबाउट सम सर्वे करना था. तो सर्वे के लिए हमने क्या किया, इनको डिफरेंट एरिया ऑफ पुणे में भेज दिया मैंने. क्लियर? ओके. अब मैं आपसे पूछूं कि जो ए पीपल है वो क्या कर रहा है और कहां पे है? तो आप बोलोगे सर ए जो है ए इस एरिया में सर्वे कर रहा है. ठीक है, तो ए के लिए जो आपका एप्लीकेशन पार्ट है जो सर्वे कर रहा है वो कौन सा एरिया है? दिस इज द एरिया. करेक्ट? दिस इज द एरिया ए इज टॉकिंग अबाउट. एरिया इस पार्टिकुलर, ए जो है इस पार्टिकुलर एरिया में सर्वे कर रहा है. तो ए के लिए सिस्टम क्या हो जाएगा? दिस पार्टिकुलर एरिया. सराउंडिंग क्या हो जाएगा? एक्सेप्ट दिस ए, दिस होल एरिया इज सराउंडिंग. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? फॉर ए, ये जो पार्टिकुलर जहां पे ये बंदा काम कर रहा है, दिस इज सिस्टम, एंड एक्सेप्ट दिस ए, दिस पार्ट, द होल एरिया इज सराउंडिंग्स. तो आपको समझ में आया कि सिस्टम क्या है. सिस्टम पे जहां पे आप काम करना चाह रहे हो, जिस पे आपका नजर है,
जिसकी बातें आप बार बार कर रहे हो, जिस प्रोसेस को आप ले रखे हो, ठीक है। सो सिस्टम की बातें क्या है, इस पार्टिकुलर एरिया की बातें। तो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि कभी कभी आप कंफ्यूज कर जाओगे, ठीक है। सो सिस्टम का आपको डेफिनेशन लिखना हो तो आप डेफिनेशन भी लिखो। द पार्ट ऑफ यूनिवर्स, जैसे मान लो ये पूरा यूनिवर्स है, सो द पार्ट ऑफ यूनिवर्स which is taken into consideration, which is taken into consideration, which is taken into consideration for thermodynamic investigation, for thermodynamic investigation, for thermodynamic investigation is called system, is called system, ठीक है। तो यहाँ पे आप काम करना चाह रहे हो, ये आपके लिए सिस्टम। सिमिलरली डी के लिए सिस्टम क्या है, ये वाला पार्ट। डी के लिए सराउंडिंग क्या है, इस एरिया को छोड़ के जितना पार्ट है सराउंडिंग, ठीक है। ओके, सराउंडिंग्स टू सराउंडिंग्स। आज के लेक्चर में हम कोशिश करेंगे जितने भी हमारे टर्म्स हैं सबको कवर कर लें, ठीक है। टर्म्स को समझना बहुत ही जरूरी है, इसलिए सारे टर्म्स को समझेंगे, कवर करेंगे। हाँ, सराउंडिंग्स, द रेस्ट पार्ट ऑफ यूनिवर्स एक्सेप्ट सराउंडिंग, the rest part of universe, the rest part of universe except surroundings. So this is called क्या है, surroundings. The rest part of universe except system is called surroundings, ठीक है। तो हमने सराउंडिंग्स की बात की, हमने सिस्टम की बात की। एक आता है क्या है, बाउंड्री। बाउंड्री, बाउंड्री क्या है, इमेजिनरी हो सकता है या फिजिकल हो सकता है। फिजिकल प्रेजेंट भी हो सकता है या इमेजिनरी हो सकता है। ऐसा कोई थिंग, एनीथिंग जो सराउंडिंग को सिस्टम से अलग करे, जो सराउंडिंग को सिस्टम से अलग करे, वो क्या हो जाएगा आपका, वो क्या हो जाएगा आपका, बाउंड्री हो जाएगा। बाउंड्री कैन बी इमेजिनरी, बाउंड्री कैन बी फिजिकली प्रेजेंट। आप बोलोगे सर बाउंड्री इमेजिनरी कैसे हो सकता है, तो आग आप जलाओ, क्या करो आप आग जलाओ, क्या है, अलावा जलाओ, आग जलाओ। तो मान लीजिए कि 100 मीटर दूरी पे या 200 मीटर दूरी पे उस आग का इफेक्ट दिखेगा क्या आपको, नहीं दिखेगा, ठीक है। उस आग का इफेक्ट नहीं दिखेगा। तो आप क्या बोल सकते हो कि हो सकता है कि 100 मीटर जाके क्या देयर इज सम इमेजिनरी बाउंड्री, वहां से उसके आगे हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा, ठीक है। तो देयर कैन बी इमेजिनरी बाउंड्री है, प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। सो बाउंड्री क्या है आपका, कुछ भी, एनीथिंग कैन बी इमेजिनरी और रियल। सो लिखेंगे एनीथिंग विच सेपरेट्स सिस्टम एंड सराउंडिंग, एनीथिंग विच सेपरेट्स system and surrounding is called boundary. It can be real or imaginary. It can be real or imaginary, ठीक है। बाउंड्रीज की बातें की तो एक होता है डायथर्मिक, डायथर्मिक बाउंड्री, ठीक है। डायथर्मिक बाउंड्री का मतलब है it allows passage of heat और एनर्जी। ये जो डायथर्मिक बाउंड्री होती है ये हीट के पैसेज को अलाउ करती है, मतलब आप इस बाउंड्री के अक्रॉस आप क्या कर सकते हो, हीट जो है पास कर सकता है, एनर्जी पास कर सकती है। देन वी हैव सम अदर बाउंड्री कॉल्ड एडियाबैटिक, एडियाबैटिक बाउंड्री does not allow passage of क्लियर। सो ये क्या है, इस दो प्रकार के बाउंड्री आपको समझ में आया कि कुछ ऐसी बाउंड्री भी होती है जो हीट को, जैसे सिंपल मेटल शीट, तो मेटल शीट में मास तो ट्रांसफर, वैसे आप बकेट है, बकेट लीजिए या टिफिन आपका, आप लोग खाने जाते हो तो स्टील का टिफिन होता है, तो स्टील के टिफिन में अगर आपने खाना रखा, सुबह में गर्मा गर्म खाना रखा, तो जब आप आफ्टरनून में स्कूल में पहुंच के खा रहे हो तो क्या खाना गर्म ही होता है, नहीं होता, ठंडा हो जाता है, पर खाना खत्म तो नहीं होता ना,
दो रोटी लेके गए, दो रोटियां ही रहेगी, पर हाँ वो ठंडा हो गया है। तो क्या है वो, क्या है, डायथर्मिक बाउंड्री है। क्या, यानी वो हीट को ट्रांसफर होने दे रहा है। अंदर का जो हीट है, जो रोटी गर्म था वो अब ठंडा हो गया, यानी रोटी के अंदर का हीट है वो ट्रांसफर होकर बाहर की तरफ चला गया। अगर इसी की तरह अगर आपके पास याद हो, थर्मस हुआ करता था जिसमें हम लोग गर्म पानी रखा करते थे, याद है? तो अगर आप सुबह में गर्म पानी लेके गए तो वो 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे तक क्या होता है, वो क्या करता है, वो आपका हीट ट्रांसफर होने नहीं देता है, मिनिमाइज करता है। देयर इज नथिंग और होने नहीं देता है, हो जाती है, ठीक है, मिनिमाइज करता है। तो वो क्या है, हीट को ट्रांसफर नहीं होने, दैट इज कॉल्ड एडियाबैटिक बाउंड्री। क्लियर? सो इन दोनों को लिखेंगे कि डायथर्मिक क्या होता है, डायथर्मिक क्या करता है, ये आपके हीट ट्रांसफर को अलाउ करता है, और आपका एडियाबैटिक है हीट ट्रांसफर को अलाउ नहीं करता है, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास क्या है, हमने बात कर रही थी सिस्टम की। तो सिस्टम क्या है, टाइप ऑफ सिस्टम होता है। सिस्टम में कुछ प्रकार के होते हैं, कैसे वैसे होते हैं। टाइप ऑफ सिस्टम की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ सिस्टम। पहला ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम मतलब इस सिस्टम में आपका ट्रांसफर ऑफ मास एंड एनर्जी पॉसिबल है। ट्रांसफर ऑफ मास एंड एनर्जी आर अलाउड। क्या, ठीक है। ओपन सिस्टम का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए आप कोई बर्तन लिए, नीचे से आपने क्या की, बर्नर ली, बर्नर, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या करो, आग जला रहे हैं, यहाँ पे पानी ले रखा है, ठीक है, करेक्ट। तो अब जब आप हीट दोगे नीचे से तो क्या होगा, इस सिस्टम, दिस इज द सिस्टम, याद है व्हाट इज सिस्टम, ये हमारे काम की चीज है। हम इस पे हम अपना पूरा ध्यान इस पे केंद्रित कर रहे हैं, इसमें क्या चेंजेस हो रही है, क्या इसमें प्रॉब्लम आएगा, क्या नहीं आएगा, वो सारी चीजें देखना चाह रहे हैं। तो वो हमारा सिस्टम हो गया। बाउंड्री क्या हो गई, दिस इज द बाउंड्री। क्लियर? दिस इज द बाउंड्री। इसके अलावा जो भी चीजें ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये क्या हो गया आपका सराउंडिंग्स। ओके, हमें समझ में आ गया ये सिस्टम है। अब ये ओपन सिस्टम है या क्लोज सिस्टम है, तो ऐसा सिस्टम जिसमें मास और एनर्जी दोनों ट्रांसफर किया जा सके। तो देखिए क्या है, नीचे से जब आपने आग लगाया यहाँ पे, तो क्या हुआ, यहां से एनर्जी, सिस्टम के बाहर से एनर्जी अंदर की तरफ ट्रांसफर हुई, यानी कि सिस्टम के बाउंड्री के अक्रॉस एनर्जी का ट्रांसफर किया जा रहा है, यानी एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। फिर क्या है, वाटर बॉईल करता है और यहाँ से क्या होता है, वेपर फॉर्म होके क्या होता है, एटमॉस्फेयर में चला जाता है, यानी वाटर मॉलिक्यूल्स अब क्या है, उस सिस्टम को छोड़ के चले गए सराउंडिंग्स में, यानी कि मास का ट्रांसफर हो गया है। करेक्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर गायब हो गए, मास का ट्रांसफर हो गया। सो इस जब आप इसकी बात करते हो, इसमें क्या है, आपका मास भी सिस्टम से बाहर जा रहा है और हीट क्या है, सिस्टम के अंदर आ रहा है, यानी कि मास और जो आपका हीट है, मास और एनर्जी है, दोनों इसके अक्रॉस ट्रांसफर किए जा रहे हैं, बाउंड्री के अक्रॉस। इसका मतलब ये ओपन सिस्टम है, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं किसकी, क्लोज सिस्टम की। क्लोज सिस्टम की ट्रांसफर ऑफ मास इज नॉट पॉसिबल। However, transfer of energy or heat is possible. जैसे फिर ये कोई कंटेनर है, पर अब आपने क्या किया, कंटेनर को ऊपर से बंद कर दिया है। यहाँ पे फिर से आपने वाटर डाला और आपने फिर से यहाँ पे बर्नर डाला, ठीक है। तो बर्नर के कारण क्या होगा, हीट तो क्या है, हीट यहां से निकल के इसके अंदर प्रवेश करेगी, हीट ट्रांसफर होके वाटर के पास पहुंचेगा। वाटर क्या है, वाटर इवन दो वाटर गैसियस फॉर्म में, वेपर फॉर्म में आके यहाँ पे आएगा, पर इस सिस्टम को छोटे से क्लोज कर रखा गया है,
इस सिस्टम को छोड़ के बाहर नहीं जाएगा, उस सिस्टम को छोड़ के बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हो आप? क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम आप बोलते हो। इसके बाद तीसरा जो होता है, मैं यहीं पे लिख देता हूं, तीसरा जो होता है हमारा, थर्ड जो होता है वो क्या होता है आपका? बताइए, आइसोलेटेड सिस्टम। neither energy nor mass get transfer। ठीक है, ना तो आप मास का एक्सचेंज कर सकते हो, ना ही आप एनर्जी का एक्सचेंज कर सकते हो। तो ऐसे प्रोसेस, ऐसे सिस्टम को आप क्या बोलते हो? आइसोलेटेड सिस्टम होता है। जैसे आपको थर्मस क्या है, थर्मस फ्लास्क जो होता है आपका, वो आपका क्या होता है? आइसोलेटेड सिस्टम। दिस इज नॉट एब्सोल्युटली करेक्ट एक्चुअली, बट आपको अबाउट टू दैट एक्सटेंट क्या है, थर्मस फ्लास्क का आपका क्या है, वो आपका आइसोलेटेड सिस्टम जैसा होता है। ठीक, तो आपको समझ में आ गया हमारे पास तीन प्रकार के सिस्टम हैं। पहला है ओपन सिस्टम, देन क्लोज सिस्टम एंड देन आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम में सिर्फ ओपन सिस्टम में मास एंड एनर्जी दोनों एक्सचेंज किए जा सकते हैं। क्लोज सिस्टम में मास एक्सचेंज नहीं किए जा सकते हैं, पर आपका एनर्जी एक्सचेंज किया जा सकता है। और जो आइसोलेटेड सिस्टम है उसमें दोनों भी एक्सचेंज नहीं किए। इसको जल्दी से नोट कीजिए। चलिए अब बात करते हैं, हमने बात की सिस्टम की तो बात की है, अब हम बात करने जा रहे हैं थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज की। थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज की, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। सारे लोगों ने नोट कर लिया ना भाई? अगर आपको लगे तो आप पॉज कीजिए वीडियो और नोट ही कर लीजिए। मैं आप चाहता हूं कि सबके पास अपना अपना नोट्स हो, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका नोट्स होना। ठीक है, ओके। सो हम बात कर रहे हैं किसकी? थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज वो क्या होता है? पहले तो बात करते हैं किसकी? इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी की सबसे पहले बात करते हैं इंटेंसिव, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक, ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसी प्रॉपर्टी जो सिस्टम के साइज पे, जो सिस्टम के साइज पे और अमाउंट पे डिपेंड ना करें। ऐसी प्रॉपर्टी जो सिस्टम के साइज पे, साइज ऑफ सिस्टम एंड अमाउंट ऑफ सिस्टम, उस पे डिपेंड ना करें। ठीक है, सो ऐसी सारी प्रॉपर्टी को आप क्या बोलते हो? ऐसी सारी प्रॉपर्टी को आप इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हो। ठीक है, सो जैसे आपका एक एग्जांपल है टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसा है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। कैसे मैं बताऊं आपको कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब है कि जो सिस्टम के साइज पे और अंदर में जो अमाउंट है उस पर डिपेंड ना करे। तो ऐसी प्रॉपर्टी को आप बोलते हो इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे मान लीजिए मैंने टेम्परेचर की बात की, ठीक है। सो मान लीजिए ये कोई रिजर्वायर है, इसका टेम्परेचर क्या है? T है। क्लियर? इसका टेम्परेचर क्या है? T। अब क्या है कि इस इंटेंसिव प्रॉपर्टी का कहना है कि सिस्टम के साइज पे और सिस्टम में जो चीजें हैं उसके अमाउंट पे ये निर्भर नहीं करता है। मतलब क्या है, अगर इस टब को आप आधा कर दो, आधा कर दो, तो इधर का टेम्परेचर भी T ही रहेगा, इधर की टेम्परेचर T रहेगा। क्लियर? या आप क्या करो, इसमें से एक ग्लास वाटर भर के निकाल लो और यहाँ पे आपने वाटर भर के यहाँ पे आपने निकाल लिया है। सो व्हाट डू वी हैव? वी हैव वन ग्लास ऑफ सेम वाटर।
इसका टेम्परेचर क्या होगा, टी हो। आपने इसी वाटर को निकाला है। ऐसा तो नहीं है कि आप वाटर बॉईल कर रहे हो, वहां से पानी निकाला एक गिलास, वो बर्फ बन गया, नहीं होगा ना ऐसा। तो ये होता है। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो सिस्टम के साइज पे डिपेंड ना करे, अमाउंट पे डिपेंड ना करे, तो ऐसी सारी प्रॉपर्टीज को आप इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हो। मैं आपको बताऊंगा कि समझना कैसे, ठीक है। लिखेंगे इसको पहले कि प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम which is independent of size of system, which is independent of size of system and matter present in the system, and amount of matter present in the system, एग्जाम्पल क्या क्या है, जैसे टेम्परेचर लिखाया, टेम्परेचर, देन डेंसिटी, then concentration, or you can say molarity, then refractive index, then surface tension. So these are the property which does not, this property, it does not, refractive index, it does not depend on the क्या, अमाउंट ऑफ द मैटर। एक ग्लास पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वही होगा, और इतने बड़े टब में उस पानी को रख दीजिए, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वही होगा। क्लियर, ठीक है। सो ये क्या है, आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। सिमिलरली आपके पास दूसरी प्रॉपर्टी आती है, दैट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ये क्या है, एक डिपेंड करता है तो दूसरा, एक डिपेंड नहीं करता है तो दूसरा डिपेंड करेगा। सो द प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ सिस्टम एंड अमाउंट प्रेजेंट इन इट। सिस्टम में आपका ऐसे प्रॉपर्टीज जो सिस्टम के साइज पे डिपेंड करे और उसके अंदर जो अमाउंट है, मैटर का अमाउंट है, उस पर डिपेंड करे, तो ऐसी प्रॉपर्टी को आप क्या बोलते हो, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। जैसे वॉल्यूम, सिंपल, इसकी वॉल्यूम v है, हम इसको आधा काट देंगे तो इस पार्टीशन की वॉल्यूम v/2 हो जाएगी, इस पार्टीशन की वॉल्यूम v/2 हो जाएगी। तो क्या बदली कि नहीं बदली, इसका v/2 हो गया, चेंज कर गया, v से v/2 हो गया, इसका v/2 हो गया, ठीक है। तो जो अमाउंट पे प्रेजेंट करे, अमाउंट ऑफ मैटर पे उस पे लाई करे, या उसके साइज ऑफ सिस्टम पे लाई करे, तो ऐसे सारे प्रॉपर्टीज, ऐसे सारे थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज को आप क्या बोलते हो, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है। आप बोलोगे सर जी कैसे करना है, तो जैसे आपने देखा मैंने क्या किया, आपका काम, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है सर इनमें से कौन सा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। यू टेक द सिस्टम, पुट ए फिजिकल बाउंड्री हियर, फिजिकल बाउंड्री होने के बाद, रखने के बाद, देखिए कौन सा ऐसा यूनिट है, कौन सा ऐसा प्रॉपर्टी है जो चेंज कर गया, दैट इज योर क्या हो जाएगा, वो आपका एक्सटेंसिव। जो चेंज नहीं किया वो कौन सा होगा, इंटेंसिव। जैसे इसके अंदर क्या होता है, मान लीजिए अभी मैंने नहीं काटा, इसके अंदर प्रेशर होगा, टेम्परेचर होगा, वॉल्यूम होगा। जब आप काटोगे तो वॉल्यूम कम हो गया, v/2, टेम्परेचर सेम रहेगा, टेम्परेचर, प्रेशर सेम रहेगा, प्रेशर। नंबर ऑफ मोल्स मान लीजिए इसमें 10 थे, अब 5 हो गए, तो नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो गए, तो नंबर ऑफ मोल्स इज आल्सो नंबर ऑफ मोल्स, ये भी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। प्रेशर इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो इस तरीके से आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। आपको क्या पता होना चाहिए कि आखिर क्या है, बताइए, फिजिकल बाउंड्री डालिए और पता कीजिए कौन सी वैल्यू चेंज की, कौन सी वैल्यू नहीं चेंज की। जो नहीं चेंज की दैट इज इंटेंसिव, जो चेंज की दैट इज एक्सटेंसिव। क्लियर, इसको जल्दी से देखिए। चलिए इन दोनों की बात कर ली हमने, इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की बात की है। तो जब इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की बात की तो इनका कुछ क्या होता है, प्रॉपर्टीज होता है, इनका कुछ कैरेक्टरिस्टिक होता है। इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, उसको देखते हैं।
जो आपकी जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है वो एडिटिव नेचर में नहीं होती है, बट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एडिटिव नेचर होती है। क्या है आपका जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज एडिटिव इन नेचर, but not the intensive property. What does it mean? इसका मतलब क्या है कि आप दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को जोड़ सकते हो। जैसे इसी की बात कर लेते हैं, तो वो ये कोई आपके पास क्या है, वेसल है, इसमें आपका T टेम्परेचर है, V वॉल्यूम है, दूसरा वेसल है आपका V2 वॉल्यूम है, लेट्स V1 T1 एंड दिस इज T2। तो अगर आप इन सारे पानी को उठा के इन दोनों को जोड़ दो तो क्या हो सकता है, वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम विल बी V1 प्लस V2। सो वॉल्यूम बीइंग द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इट इज एडिटिव इन नेचर। सो आप V1 प्लस V2 बोल सकते हो। क्या आप T1 प्लस T2 बोल सकते हो? नहीं बोल सकते। टेम्परेचर कैन बी डिफरेंट, टेम्परेचर कैन बी डिफरेंट, बट ये क्या है, एडिटिव इन नेचर नहीं है। आप ये नहीं बोल सकते मान ली ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो ये 200 डिग्री नहीं लगा मुझे। ठीक है, तो इसकी बातें आपको समझ में आ गई कि आपका जो है सो आपका जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो एडिटिव नेचर, मैंने आप एक सिंपल एग्जांपल आपको बताया। जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है वो एडिटिव नेचर का होता है, बट इंटेंसिव प्रॉपर्टी एडिटिव नेचर नहीं होता। ठीक है, उसके बाद क्या है, अगर आप क्या करते हो, दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को ऐसे लिखते हो, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय अनदर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, व्हाट यू विल गेट वन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे सिंपल एग्जांपल मैं आपको दे दूं इसका, mass is extensive property, volume is extensive property, you get density is a intensive property. Similarly number of moles, n क्या है, एक extensive property है, volume एक extensive property है, that is equal to molarity क्या है आपका, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि जब आप दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को डिवाइड करते हो एक को दूसरे से, तो आपको क्या होता है, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी आता है। सिमिलरली अगर आपने किसी इंटेंसिव प्रॉपर्टी का, सो लेट्स IP लिखता हूं, IP मल्टीप्लाई विद कोई एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है, सो क्या हो जाएगा, दिस विल गिव यू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। सिंपल सी यही जो लिखा है हमने, इसको उठा के इधर ले जाओ तो ये ऐसा हो जाएगा। हाँ, सो जब आप किसी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में इंटेंसिव प्रॉपर्टी को मल्टीप्लाई करते हो तो क्या होता है, आपको एक अलग एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मिलता है। ठीक है, ये जो नॉर्मल बच्चे वाली बातें इसको लिखिए। इसके बाद हम स्टेट फंक्शन या स्टेट वेरिएबल्स, स्टेट पैरामीटर्स की बातें शुरू करने जाएंगे। ठीक, इनको जल्दी से नोट कीजिए। चलिए हम बात करेंगे किसकी, स्टेट पैरामीटर्स। स्टेट, सारे लोग डालेंगे हेडिंग स्टेट पैरामीटर्स। स्टेट पैरामीटर्स क्या है या स्टेट वेरिएबल क्या है, बताएंगे। स्टेट वेरिएबल या स्टेट पैरामीटर क्या है? स्टेट पैरामीटर्स या वेरिएबल। ओके, मान लीजिए आपको मेरा पोजीशन बताना, जैसे मैं इधर तो घूम रहा हूं, तो जब मेरा पोजीशन बताना हो तो आप क्या बोलोगे, आप टाइम, मेरा लोकेशन बताना हो तो आप क्या बोलोगे, टाइम और डिस्टेंस। ठीक है, पोजीशन आप बोलने के लिए क्या बोलते हो, टाइम और डिस्टेंस बताते हो। कोई रेफरेंस पॉइंट लिया
और वहाँ से टाइम किसी पार्टिकुलर टाइम पे ये इतने डिस्टेंस या इतने डिस्प्लेसमेंट पे है, ठीक है। तो लोकेशन बताने के लिए आपको कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है। मेरा स्टेट, फिजिकल स्टेट बताने के लिए, किसी भी चीज़ों के स्टेट बताने के लिए भी आपको कुछ ना कुछ पैरामीटर्स की आवश्यकता होती है। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स की बात करोगे, जब थर्मोडायनेमिक्स की बात करोगे तो डिफरेंट सब्सटेंस को बताने के लिए भी, प्रोसेस में चीज़ों को बताने के लिए भी आपके पास कुछ पैरामीटर्स चाहिए होते हैं, ठीक है। तो वो पैरामीटर्स क्या हैं? वो पैरामीटर्स आपको बताते हैं कि वो जो सब्सटेंस है वो कौन से स्टेट में है। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो क्या है, इस बोर्ड से अराउंड 1 फुट की दूरी है, और 1 सेकेंड लाइक टी, टाइम टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे 1 फुट की दूरी फ्रॉम द बोर्ड, टाइम टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे 3 फीट की दूरी फ्रॉम बोर्ड। सो आप क्या है, आप बता सकते हो कुछ पैरामीटर डिफाइन करके, आप मुझे आप बता सकते हो कि ये बंदा कहाँ पे खड़ा था या बंदा कहाँ पे था। तो मैं उस स्टेट, मेरा स्टेट आप बता सकते हो कुछ पैरामीटर के हेल्प से। इसी तरीके से आप केमिस्ट्री में भी कुछ पैरामीटर के हेल्प से किसी भी प्रोसेस, किसी भी सब्सटेंस का स्टेट बता सकते हो, ठीक है। स्टेट के बारे में लिखिए, the variable which define the state of a system, the variables which define the state of a system are called state variable or state parameters. State variable or state parameters. Then what is the state? What is state? देखेंगे, चिंता मत कीजिए, क्या है कि इस लेक्चर में बहुत सारी थियरीज पढ़ने को मिलेगी, तो थोड़ा सा उसको समझ लीजिए। मैंने बताया था टर्म्स जान लेंगे तो पढ़ना आसान हो जाएगा। स्टेट ऑफ सिस्टम, व्हेन ऑल स्टेट पैरामीटर्स हैव डेफिनेट वैल्यू, when all state parameters have definite value, then a system is said to be in definite state. When all the state parameters have definite value, then a system is said to be in definite state. ठीक है। तो आपको पता है स्टेट बताने के लिए, आपने याद है गैसेस स्टेट में कुछ क्या किया था, कुछ पैरामीटर्स लिखे थे, वही पैरामीटर्स यहाँ पे यूज आने वाला है। तो क्या है आपके पास ऐसे कौन से हैं? प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स या मास। तो ये आपके पास 4 प्रकार के स्टेट पैरामीटर्स है, स्टेट वेरिएबल्स है। इसके आधार पे, इसकी वैल्यूज के आधार पे किसी प्रोसेस का स्टेट आप बता सकते हो, किसी सिस्टम का स्टेट आप बता सकते हो। इसकी अलग अलग वैल्यूज डाल दी। मान लीजिए कोई ए है, क्या ए कोई सिस्टम है, तो 1 बार है, उसके बाद 273 केल्विन है, 2 लीटर वॉल्यूम है, और मान लीजिए और क्या बच गया, 2 मोल इसमें गैस होंगे। तो ये क्या कर दिया, ये इसने मैंने डिफाइन कर दिया कि ये कोई सिस्टम में इतनी सारी चीजें हैं। अब मैं इमेजिन कर सकता हूं कि ये कैसा होगा। सिमिलरली कोई दूसरा सिस्टम है, कोई दूसरा स्टेट है, सिस्टम है, कोई दूसरा सिस्टम है, और यहां से वो चेंज करके यहां पे पहुंच गया। तो चेंज कब होगा, सिस्टम चेंज कब होगा, सिस्टम का स्टेट चेंज कब होगा, जब एक या एक से ज्यादा, 1 भी, 2 भी हो सकता, 3 हो सकता, 4 हो सकता, 1 और मोर देन 1 पैरामीटर चेंज कर जाए, मोर देन 1 पैरामीटर चेंज कर जाए, तो आप बोलते हो कि उस सिस्टम का स्टेट चेंज हो गया है। जैसे ये इनिशियल था, मान लीजिए ये क्या हुआ है, एक दूसरे स्टेट पे आ गया है, सेम सिस्टम एक दूसरा स्टेट बी पे आ गया है, उसमें क्या हो गया, 1 बार था पर टेम्परेचर इनके 298 केल्विन हो गया। ये क्या हो गया बताइए, ये इसका 3 लीटर हो गया और 2 मोल था। तो क्या हुआ है, सिंपल सी बात है। इस डाटा को देखने के बाद मैं दूर से डाटा को देखूंगा तो व्हाट इज, बोथ आर सेम सिस्टम, बट सिस्टम जब ए पे था तो इसका ये कंडीशन हुआ करता था, सिस्टम बी पे आया तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर गया। तो ये क्या है, इसने डिफाइन किया, आपके पैरामीटर्स ने बताया कि आपका सिस्टम कौन से स्टेट पे है।
उसका क्या पोजीशन है, वो कैसा दिख रहा होगा। कहने का मतलब ये कि वो कैसा दिख रहा होगा, ये उसके बारे में जानकारी दे रहा है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी स्टेट की बात। अब क्या है, स्टेट फंक्शन की बात करते हैं। स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन, एक चीज को समझिए यहाँ पे, फिर हम आगे में इलेबोरेट करेंगे। स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। सिंपल सी बात है, स्टेट फंक्शन का मतलब है जो सिंपली फाइनल और इनिशियल स्टेट पे डिपेंड करता हो। फंक्शन इज नथिंग बट प्रोसेस के अंतर्गत आने वाला क्या है, वेरिएबल है, जो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है किस पे, फाइनल और इनिशियल। इनिशियल और फाइनल क्या है, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है, दैट इज कॉल्ड स्टेट फंक्शन। और जो पाथ फंक्शन है, नाम बता रहा है कि किस पाथ से वो गया होगा, वो बताता है आपका पाथ फंक्शन। ठीक है, ये तो ये बातें समझ में आई। चलिए बात करते हैं स्टेट फंक्शन की अच्छे से। स्टेट फंक्शन, ठीक है, स्टेट फंक्शन तो क्या है कि मान लीजिए आपका कोई प्रोसेस है ए टू बी, करेक्ट। वो ऐसा भी हो सकता है ए टू सी गया हो, सी टू डी गया हो, डी टू ई गया हो, ई से फिर वापस से बी आया हो। ठीक है, तो इसको जो है स्टेट फंक्शन का बोलना है। मान लीजिए यहाँ पे 1 ATM, स्टेट फंक्शन का मतलब क्या है कि उसके जो पैरामीटर्स कैसे चेंज किए हों, करेक्ट। सो मान लीजिए यहाँ पे 1 ATM है, यहाँ पे 2 ATM है, तो बंदा ए से बी जाए तो भी 1 ATM से 2 ATM में बदल जाएगा। बंदा ए से सी गया, सी से डी गया, डी से ई गया, ई से बी गया, प्रेशर फिर से 2 ATM में ही बदलेगा। ठीक है, तो क्या है कि जो स्टेट फंक्शन होते हैं वो क्या होता है, स्टेट फंक्शन में क्या होता है, आपका जो वैल्यू होता है वो फाइनल और इनिशियल वैल्यू पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, मतलब क्या है कि वो इस पे ही डिपेंड करेगा और इस पे ही डिपेंड करेगा। ठीक है, वो फाइनल और इनिशियल वैल्यू पे डिपेंड करेगा। वो नहीं समझेगा कि ये प्रोसेस क्या है, कैसे हुआ था, ये यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, नहीं पता उसे। उसे पता है कि यहाँ पे P1 ATM है, P2 2 ATM है, तो आपको इसकी वैल्यू लेनी है, इसकी वैल्यू लेनी है, इसको समझ लेना है। अच्छा, इसको आप जो है सो इस तरीके से समझो, आपने डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस फिजिक्स में पढ़ा है। सो मान लीजिए ए है, बी, क्लियर। सो एक ये रास्ता है, ए से बी चला गया, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो स्टेट फंक्शन क्या है, स्टेट फंक्शन को मतलब ही नहीं है कि आप ऐसे जा रहे हो या ऐसे जा रहे हो या आप दुनिया घुमा के जा रहे हो। उसको क्या चाहिए, उसको इस पोजीशन से मतलब है और उसको इस पोजीशन से मतलब है। यानी कि स्टेट फंक्शन कैसे होते हैं फिजिक्स की भाषा में, दे आर लाइक योर डिस्प्लेसमेंट। उनको कोई मतलब नहीं है, उनको क्या है, फाइनल और इनिशियल पोजीशन से मतलब है। ठीक है, तो फाइनल और इनिशियल पोजीशन से मतलब है। तो आपको स्टेट फंक्शन के डिफरेंट एग्जांपल्स कौन कौन से हैं, इंटरनल एनर्जी, वर्ड्स राइट, इंटरनल एनर्जी। ओके, सो यहाँ पे एक और बात मैं बता दूं कि जो स्टेट फंक्शन होते हैं वो जो चेंज होते हैं, एनर्जी चेंज होते हैं। जैसे मैंने इंटरनल एनर्जी लिखाया, सो नथिंग इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी चेंज। जैसे मान लीजिए पॉइंट इसकी बात की मैंने, पॉइंट इसकी बात की, तो मैं बोलूँगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए। आप बता पाओगे क्या, आपको कोई रेफरेंस पॉइंट ऑरिजिन चाहिए होगा ना। ठीक है, इसी तरीके से आप ये नहीं बता सकते कि इंटरनल एनर्जी ऑफ पॉइंट ए, नहीं, इंटरनल एनर्जी चेंज। ठीक है, सो इंटरनल एनर्जी ये क्या है, आपका एक स्टेट फंक्शन है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। सिमिलरली एंथैल्पी, एंथैल्पी चिंता मत की, ये सारी बातें आप समझोगे, पढ़ोगे, इसके बारे में डिटेल से पढ़ोगे आप। फिर क्या है आपका गिब्स एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, और क्या है एंट्रोपी। सबके सब क्या है, सबके सब आपके स्टेट फंक्शन। ठीक है,
स्टेट फंक्शन के बाद आता है पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन जो आपका डिस्टेंस जैसा, जिसको पाथ से मतलब हो कि आखिर आप कैसे जा रहे हो, आप कैसे जा रहे हो। जैसे आपका मान लीजिए यहाँ से क्या है ए से यहाँ पे गया तो 10 मीटर, यहाँ से गया तो मान लीजिए 13 मीटर, यहाँ से गया तो 20 मीटर। तो क्या है ना कि अगर आप पाथ फॉलो कर रहे हो डिफरेंट तो वैल्यूज डिफरेंट आ रही है, ठीक है। उसको इस स्टेट से मतलब नहीं, उसको ये पाथ से मतलब है कि कौन से पाथ से वो जा रहा है, ठीक है। तो जब वो पाथ डिपेंडेंट फंक्शन होते हैं, दोज आर कॉल्ड पाथ फंक्शन। तो स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन की बात समझ में आ गई कि आपको क्या है, आपका जो पाथ फंक्शन है वो क्या होता है, वो पाथ डिपेंडेंट होता है, प्रोसेस किस पाथ से जा रहा है, ठीक है। सो आप चलिए इसको लिखिए। द पाथ फंक्शन डिपेंड्स ऑन द पाथ followed. Path function depends on the path followed to change the state of system. To change the state of system. To change the state of system. ठीक है, मान लीजिए आपको सिंपल सा बात दिखाता हूं। मान लीजिए एक पोजीशन पे, पोजीशन नंबर 1, यहां पे प्रेशर P था, टेम्परेचर T था। स्टेट 1 ऑफ सिस्टम, ये स्टेट 2 पे पहुंचा, 2P 2T, क्लियर, ठीक है, ओके। प्रोसेस क्या था, प्रोसेस नंबर 1, पहले ये 2PT हुआ, फिर 2P से 2T हुआ, फिर इसमें क्या है, पहले ये P2T हुआ, फिर ये 2P2T हुआ। तो आपको क्या समझना है, आपको समझना है कि क्या दोनों का पाथ अलग है। अगर पाथ अलग है तभी आपका जो दैट फंक्शन इज डिफरेंट। तो कैसे पता चलेंगे, इसका ग्राफ देखिए बना के। सो T और P का मान लीजिए ग्राफ बनाते हैं। सो लेट अस राइट P हियर, 2P हियर, लेट अस राइट T हियर, 2T हियर। तो स्टार्ट कहां से हो रहा है, P और T से स्टार्ट कर रहे हैं ये लोग, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। ग्राफ तो आता है सबको बनाने, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्या है, और पहुंचना कहां पे इनको, समवेयर यहां पहुंचना है, ओके। सो ये क्या हुआ, पहला प्रोसेस कैसे गया, पहला प्रोसेस गया, पहले 2PT बना, फिर ऐसे गया, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट प्रोसेस। दूसरा प्रोसेस जो था वो क्या था, पहले P गया, सॉरी पहले 2T बना, फिर 2P2T बना, ये प्रोसेस। तो दोनों का पाथ अलग अलग है ना। तो जब पाथ अलग है, आपको पता है पाथ डिपेंडेंट फंक्शन होते हैं, पाथ अलग है, इवन दो इनिशियल और इस जो दोनों का फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम दोनों प्रोसेस के लिए सेम आ रहा है, पर दोनों का पाथ अलग अलग है, इसीलिए क्या होगा, दैट इज द, क्या होगा बताइए, वो क्या होगा, आपका पाथ फंक्शन, ठीक है। उसका आपका क्या होगा, पाथ फंक्शन होगा, ठीक है। तो ये जो बातें हैं पाथ फंक्शन के जो डिफरेंट एग्जांपल हैं, क्या क्या हैं, 2 ही प्रकार के हैं। कौन कौन के, एक तो आपका होता है वर्क, दूसरा होता है आपका हीट। ये जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम बड़े ही आराम से जानेंगे चीजों को, ठीक है। वर्क के बारे में चीज़ों को बड़े ही आराम से जानेंगे। आज तो बस ही इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, तो मैं ज़्यादा कुछ आपको बताऊंगा नहीं। अगले लेक्चर में आपको जो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। आज के लेक्चर में कुछ भी नहीं था, बेसिक चीज़ें मैंने बताया कि स्टेट फंक्शन क्या होता है, पैरामीटर्स सबको बताया मैंने, स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन क्या है। तो इन चीज़ों को समझ लीजिए कि ये आधे घंटे का लेक्चर बड़ा ही सिंपल लेक्चर था। आपको मैं कंफर्ट करना चाहता हूँ कि थोड़ा कमर कस लीजिए और चीज़ों को झेलने के लिए तैयार हो जाइए।